हाँ, प्रारंभ करते हैं हम छोटे से मंगलाचरण से। चंद्र कांति की, सूर्य तेज की, इंद्र विभव की चाह धरे, ऐसी कांति तेज वैभव, अभिनंदन प्रभु सहज धरे। गुण अनंत अनुपम अक्षय है, क्या महिमा का गान करूं। मम हृदय विराजो अभिनंदन जिन, निजानंद रस पान करूं। सभी को जय जिनेन्द्र। अपना जो 2 दिन से अपना नियम से विवेचन चल रहा है, इसमें कल दोपहर के सत्र के आगे हम अपना विवेचन कर रहे हैं कि भाई प्रकृति आयुर्वेद के मुख्य सिद्धांत आपको साधारण रूप में जानकारी में लाए थे, क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर आप थोड़ा भी कोई एलोपैथिक औषधि के तरफ जाएंगे तो नियम से उसमें वह हिंसक प्रिपरेशंस आती हैं। मुझे निवेदन आया था फिर एलोपैथिक औषधि में हिंसा, वो जो उसकी स्लाइड्स वगैरह हैं और उनको किस प्रकार से हमें समझना है, गूगल में वह सब उपलब्ध होती जानकारी कि कैसी कैसी हिंसा से वह औषधियां बनती है। उसे एक बार हम 5 मिनट 3 मिनट में उसे यहाँ पर कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कि जो भी जितने एनिमल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसमें यह जिलेटिन सबसे मेन पहले यूज होता है, और जिलेटिन इज डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल बोन्स एंड स्किन। यह गूगल सर्च में मिल जाता है क्लियर कट कि भाई इस तरह से यह जिलेटिन है, वह पूर्णतया अभक्ष्य है। यह जिलेटिन हर प्रिपरेशन में अधिकांशतः यूज होता है। कैप्सूल तो साक्षात जिलेटिन का होता ही होता है, और बाकी जो प्रिपरेशन टैबलेट में होते हैं तो उसमें मेन तो वह मैग्नीशियम स्टीरेट होता है, वह भी अभी अपने आगे की स्लाइड में आ रहा है। तो यह सब कैन वीगन टेक मेडिसिन तो बता रहे कि भाई देखो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वह इंसुलिन, अमीनो एसिड्स और अनेक अनेक प्रकार के इन्फ्यूजन्स और एंटी कोआगुलेंट्स होते हैं। ये बहुत सी साक्षात एनिमल डेरिवेटिव नहीं भी होती हैं, तो भी इसमें जो इनका दिया है कि कोई भी अप्रूवल लेना है मेडिसिन का तो वह एनिमल्स पे टेस्ट करना कंपलसरी होता है। तो एलोपैथिक औषधि का साक्षात उसमें मांसाहार नहीं भी हो कदाचित, तो भी वह चेक करने में एनिमल्स को पकड़े के रखा जाता है, उसको अकेला रहना पड़ता है। उसको बहुत बार जैसे हमने बताया शैम्पू कॉस्मेटिक्स वगैरह का प्रयोग एनिमल के आंखों में डाल के या उसकी स्किन पे लगा के करते हैं, और बहुत से उसमें मर जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसलिए वह इस रूप में दोषी होती है। फिर यहाँ पर हमने कल ये भी समझा था कि जो भी जितने भी एक्सिपिएंट्स में मेडिसिन वगैरह के होते हैं, देखो टैबलेट्स, इंजेक्शन, कैप्सूल, क्रीम, मिक्सर, वैक्सीन कंटेन एनिमल प्रोडक्ट और दे आर एनिमल डिराइव्ड, एनिमल से डिराइव होता है। फॉर एग्जाम्पल जिलेटिन इज अ पार्शियल हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन विच इज यूजुअली बोवाइन अर्थात बीफ और पोर्साइन अर्थात पिग। इनके ओरिजिन से ये जो जिलेटिन है ये ढेरों में मिलते हैं कत्ल खानों से। मैंने आपको बताया था कि भाई एनिमल फैट टैलो भी सस्ती मिलती है, और ये हड्डियों का रेट तो 50 पैसे 1 किलो की पड़ती, 50 रुपए में 10-10 किलो, ये कितने 1 क्विंटल 100 किलो तक मिल जाती है। बहुत सस्ती पड़ती है क्योंकि सभी जगह इन्हें आजकल खेती मानते हैं। तो वह कत्ल खानों से सब ये जितने भी हड्डियों के जो अवशेष हैं, अपशिष्ट कहे जाते हैं, ये प्राणियों के कत्ल खानों मांस निकालने के बाद, मीट के बाद, तो वह सब इन औषधियों में बहुत प्रयोग में लिए जाते हैं। अब ये विटामिन का एक कड़वा सच देखो सामने कि हम सोचते हैं विटामिन जो है फलों से वगैरह बनते होंगे, सो वास्तव में ऐसी पोजीशन नहीं है। ये एनिमल प्रोडक्ट्स नेचुरली कंटेन दिस विटामिन, उनमें नेचुरली ही एनिमल्स में सबके शरीर में मांस में तो रहना ही रहना है। मीट्स, डेयरी, एग्स आर पर्टिकुलरली, ये सब इसके गुड सोर्सेस होते हैं विटामिन के।
और प्लांट बेस्ड फूड्स डू नॉट नेचुरली कंटेन B12। B12 के बारे में बहुत बड़ी आपको एक बात भी बतानी है कि ये साक्षात ऐसे नहीं बनता। ये कैसे बनता है कि जैसे बकरी है, बकरा है, जो भी मतलब जानवर हैं, फूल पत्ती खाने वाले, शाकाहारी मांसाहारी जो भी, इनकी आंतों में वह बनता है। हम भी जैसे B12 के विटामिन अगर हम लेते हैं तो ये अगर सप्लीमेंट्स लेंगे तो इस अभक्ष्य सोर्स से आएगा, जो टैबलेट कैप्सूल में लेंगे तो। और बाकी हम जैसे फलियां खाते हैं, जैसे अपनी गवार फली है, मटर फली है, फ्रेंच बीन्स है, चौलाई फली है, तो इन फलियों को खाने के बाद में अपने आंतों में ये B12 बनता है। तो इस तरह से उसकी कमी हमें कभी कमी नहीं रहती है। शाकाहारियों को कोई कहे कि B12 मिलता ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये चावल वगैरह, धान वगैरह होते हैं, इनमें भी विटामिन बी के भी बहुत सारे भेद हैं। B6 है, B12 है, B3 है, और नियासिन और रिबोफ्लोविन वगैरह नाम भी आते हैं। तो उसमें समझने की बात यह है कि हमें शाकाहारी से हमारे पेट में बन जाता है। जिनको विटामिन B12 की कमी हो उनको सीरल्स, फलियां ज्यादा से ज्यादा खानी। अपनी फली खाते हैं अपन, मूंग की फली मूंग खाते हैं, चौलाई फली के चौलाई के दाने आते हैं, अपने ये जो है और भी जितने भी अपने उड़द की भी फली होती है, अरहर की भी फली होती है, तो इनके साबुत के बाद दालें जो हैं सब वो सीरल्स से ही अधिकांश आती हैं। तो इसलिए विटामिन B12 की कोई कमी नहीं होती है, कोई घबराने की बात नहीं है। जो थोड़ा सा ही लोगों को छाले हुए कुछ हुए और लोग बिकोसुल ले लेते हैं, विटामिन बी दे देते हैं तुरंत ही, वह उचित नहीं है। वह मांसाहार ही नियम से उसका स्रोत होता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। देखो ये मैग्नीशियम स्टीरेट जो बताया है, ये मैग्नीशियम सॉल्ट जो है फैटी एसिड, स्टीरिक एसिड, और इट हैज बीन वाइडली यूज्ड टू मेनी डेकेड्स इन फूड इंडस्ट्री, इमल्सिफायर, बाइंडर और थिकनर। जो टैबलेट बनती है ना, वो चपटी गोल रहती है और एक टैबलेट दूसरी टैबलेट से नहीं चिपकती। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, ये मैग्नीशियम सिट्रेट उसमें डाला, स्टीरेट ये इसमें डाला जाता है, और उसके कारण वह एक कैप्सूल दूसरे कैप्सूल से नहीं चिपकेगा, एक टैबलेट दूसरे टैबलेट से नहीं चिपकेगी। ये थिकनर, बाइंडर और इस रूप में यूज किया जाता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी एलोपैथिक औषधियां अभक्ष्य की श्रेणी में हो गई, क्योंकि ये एनिमल से जनरली डिराइव होता है। ये सब इसमें दिए, सबके ई नंबर वगैरह, टिटानियम डाइऑक्साइड कलर वगैरह जो डलते ना, ये सब ई नंबर हैं। ये नियम से एनिमल्स वगैरह से होते हैं, और ये सब हमने एक ऐसे आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि किस पे किस तरह से यह औषधियों में हिंसा का स्वरूप रहता है। तो अब हमारा जो पॉइंट चल रहा है कि हम आपने औषधि, क्योंकि एलोपैथिक तो इस तरह नस नस में भिनी हुई है कि उसके माध्यम के उसके बिना हमें कल्पना करना कठिन होता है। आयुर्वेद का प्रमोशन तो है और बहुत जगह आयुर्वेद को भी अच्छे से चलाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में हमें शीघ्रता से असर मिलने में बहुत बार बाधा दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल हम लोग प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, कुछ तो कच्चे एक्सट्रैक्ट स्वरस वगैरह से बनते हैं, कुछ उनके काढ़े बना के उसको सुखाते हैं, और एलोपैथिक जैसे ही फास्ट रिलीफ उसमें भी मिलता है। और बल्कि एलोपैथिक में जैसे थायराइड, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वालों को लाइफ टाइम दवाई चलाते हैं। हमारे आयुर्वेद में हम लाइफ टाइम औषधि नहीं देते, इन सबको लाक्षणिक रूप से मानते हैं। डायग्नोसिस की पद्धति अलग अलग है, उनके इसमें फिजियोलॉजी पूरी अलग से सिक्रीशन और हॉर्मोन्स पे बेस चलती है, और हमारी 7 धातुओं से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वायु, पित्त, कफ 3 दोष के माध्यम से चलती है। तो ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। बोलो एक ही देह और देखने के एंगल कितने कितने सारे हैं कि उसके अनुसार होम्योपैथी वालों का सिद्धांत तो और भी अलग है। अब हमने आपको पहले ही बताया कि होम्योपैथी की जितनी भी औषधियां हैं वो सब 1x 2x करने के लिए मदर टिंचर बनाया जाता है, और उसमें जनरली अल्कोहल या लैक्टोज शुगर के बेस में उसको 1x 2x 10x, मेरी वाइफ स्वयं होम्योपैथिक डॉक्टर है, और उसने वह होम्योपैथिक के सब पक्षों को देख करके कि उसमें साक्षात मांसाहारी तिल चिट्टे, सीपिया वगैरह ऐसी उनकी वो कटल फिश वगैरह से भी बनती, वो तो साक्षात मांसाहारी है औषधियां। और बाकी जो उसमें 1x 2x करने की पद्धति ये न्यूट्रल अल्कोहल में किया जाता है। अल्कोहल मतलब मदिरा, कौन सी शराब कि जिससे नशा नहीं चढ़ेगा। अगर किसी ने होम्योपैथिक दवाई ली हो ड्रॉप्स वाली और उसके मुंह के पास अगर आप स्मेल देखेंगे तो शराब पीने वाले व्यक्ति की स्मेल आएगी। तो उस मेरी मिसेस ने वह होम्योपैथिक प्रैक्टिस पूर्णतया बंद कर दी है,
और इसी पक्ष से की कि भाई हमें मद्य मांस मधु की आजीविका कभी नहीं करनी। तो वह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एलोपैथिक गई, होम्योपैथिक गई, बची क्या आप अपने पास में? आयुर्वेदिक बचा है, प्राकृतिक चिकित्सा बचा है, एक्यूप्रेशर बचा है। ये तीनों अहिंसक हैं, लेकिन आयुर्वेदिक में भी महाहिंसा होती है, वो मैंने आपको उजागर कर रहा हूं कि जैसे हमने कल बताया प्रवाल पिष्टि शंख कपर्दिक वराटिका, ये 2 इंद्रिय जीवों के हड्डियों के पिंड होते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये सब आयुर्वेद के आसवरिष्ठ अभक्ष होते हैं। च्यवनप्राश अभक्ष घोषित कर दिया। बहुत सी हमारी औषधियों में जो काढ़े हैं उसमें महीनों महीनों गला गला के बनानी पड़ती है औषधियां। बहुत से गोमूत्र में बनाते, गोमूत्र हमारे लिए अनुपसेव अभक्ष है। एक एक मल मूत्र में नियम से हजारों लाखों जीवाणु कीटाणु हो जाते हैं। वह जीव हिंसा का दोष लगता है। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम आरोग्य वर्धिनी ले रहे हैं तो वह गोमूत्र वाली है या नीम स्वरस वाली है या त्रिफला क्वाथ वाली है। अब कौन बताएगा ये आपको? वो वैद्य ही बता सकता है, और उस वैद्य को भी उतनी डीप में जानकारी होनी चाहिए। तो हम तो लिखने वाले होते हैं, बड़े कंसल्टेंट बन जाते हैं तो बात नहीं करते ज्यादा। वो अपन अगर उनसे पूछो भाई साहब इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम जैन लोग नहीं ले सके? अरे क्या तुम जैन लोग, बिल्कुल औषधि है और इसमें कुछ नहीं है, ऐसा बोल के वो टाल देते हैं। उनको ये तक नहीं मालूम होता कि हम मध्य मास मधु मधु वाली हमारी औषधियां बहुत सारी होती हैं। तो आयुर्वेद का भी हमें किंचित अंश लेना पड़ेगा कि जिसके माध्यम से हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। तो हम तो ये बोल रहे हैं कि आपको जीवन भर औषधि नहीं लेनी पड़ेगी अगर आप जैन चरणानी योग के अनुसार आचरण करोगे। तो इसलिए हम उस चरणानी योग के पक्ष से भक्ष्य भक्ष्य विचार 22 अभक्ष्य अष्टमूल गुण आदि का चर्चा अपना सुबह का सत्र चल ही रहा है। और अभी दोपहर के सत्र में हम पुनः कुछ आयुर्वेद के पक्ष से वह चर्चा कर रहे हैं जिसमें आज प्रकृति परीक्षण का प्रकरण अपन पूरा कर लेंगे कि हमारी प्रकृति को हमें पहचानना चाहिए। वह प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार हमें कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं रहती है, कैसा उसका नेचर होता है। हम लोग नाड़ी की अपेक्षा से तो बता देते हैं कि भाई जिसकी सांप जैसी या जलोका जैसी रिदम रहती है नाड़ी, अगर आप अपने हाथ की पकड़ोगे तो एक साधारण स्थूल स्थूल उदाहरण दे रहा हूं मैं, सांप जैसी या जलोका, जलोका आपने देखी है, कीड़ा नहीं देखा, वो इल्ली जैसी होती है और वह सरक सरक के चलती है। तो सांप तो देखे ही है सबने। तो सरपट ऐसे सरपट सरपट के घिस घिस के जो चलने की अगर खून की प्रवृत्ति है तो वो वात प्रकृति की निशानी है। उचकने वाली तासीर होगी अगर हमारे खून का ऐसा उचकना हो रहा है, जैसे मेंढक उचकता है, मंडूक गति बोलते हैं, इस तरह से उचकने वाली होती तो उसको बोलते हैं पित्त प्रकृति। और तीसरा जो है कफ प्रकृति, वह हंस के समान स्मूथ अगर खून का बहाव हो रहा है, जैसे हंस चलता है, बदक डक वगैरह जो चलते हैं पानी पे ऐसे फिसल करके और बहुत शांति से स्मूथ से, तो वह कफ प्रकृति है। अब लक्षण बाकी के हम यहाँ समझ रहे हैं कि जो साधारण रूप में है ये कोई कंपलसरी नहीं होते। मुख्यता से ये लक्षण लिए जाते हैं कि वात प्रकृति वाले कैसे रहते हैं। तो देखो वात प्रकृति को हम लोग आयुर्वेद में थोड़ा ऐसा मानते हैं कि ये कनिष्ठ प्रकृति मतलब जघन्य टाइप की है। हम तुम सब हो सकते हैं, तीनों में तीन होते ही होते हैं, वात पित्त कफ। लेकिन जिसमें वात की प्रकृति का ज्यादा वह प्राबल्य होता है, वह देखो प्राय रूखा शरीर होता है उसका, दुबला पतला होता है, कमजोर होता है, कलर भी डार्क होता है, त्वचा रूखी होती है और इनमें मतलब खुश्की रहती है। वायु का स्वभाव क्या है साहब? वायु होती है हमेशा, अभी ठंड में सबको चल रही वायु, और वह हमें एकदम से ड्राई स्किन कर देती है, सुखा देती है। तो हम बोलते देखो कितनी शीत वात है, शीत वायु, वात वात मतलब वायु। तो वायु की तासीर के अनुसार ये सब चीजें होती हैं। इनके इतने सारे डिटेल एनालिसिस मिल जाते हैं कि उनका अग्नि भी विषम रहता है, गैसेस एसिडिटी वगैरह बनने की मतलब टेंडेंसी रहती है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। और इसमें सर्दी वगैरह जो शीत ऋतु और शीत इनकी वायु की तासीर, तो वह उनके लिए नुकसानदायक हो जाती है। गर्म वस्तुओं की इच्छा वगैरह अच्छी इनको अच्छी लगती है वगैरह, चंचल चित्त के होते हैं। मानसिक वर्णन भी दिया है आपको। तो सिंपल ये समझना है कि दुबला पतला शरीर, रूखा कमजोर अगर व्यक्ति है तो वायु प्रकृति का विशेष रूप से गिना जाएगा। पित्त प्रकृति में देखो कि भाई यह जो है नाजुक होता है शरीर से, देखो इसमें गर्मी सहन नहीं होती। पित्त का हम लोग बोलते हैं ना मेरा पित्त बढ़ गया साहब, तो वह उसको गर्मी चढ़ गई है, उल्टियां होती रहती हैं। तो इस तरह से तो इसमें पित्त के लक्षण दिए कि इसकी गर्म तासीर होती है और इसकी त्वचा पीली होती है और बाकी इसको ज्यादा जनरली
फुंसियां वगैरह होना, तिल वगैरह होना, ये सब पित्त के जो होते हैं वह तकलीफें हो सकती है ज्यादा इनको, अगर गर्मी वगैरह रहेगी तो। इस तरह से ये इसमें बहुत सारे लक्षण दिए हैं। साधारण लक्षण में यही समझो कि जिसको एसिडिटी, पित्त वगैरह ये बनता है, पेट का पित्त अलग है और पित्त प्रकृति होना अलग बात है। पेट का पित्त तो सभी का कभी ना कभी गड़बड़ाते रहता है, लेकिन जो साधारण लक्षण ऐसे दिखते हैं वह इसमें कि जिनको हीट से जनरली तकलीफ होती है वो पित्त प्रकृति के नाजुक कहलाते हैं। और कफ प्रकृतियों के लिए बनाया जाता है तो ये अच्छी मानी जाती है कफ प्रकृति वाले। तो कफ प्रकृति वाले मजबूत होते हैं, सुंदर होते हैं, मोटे होते हैं और हेल्थी होते हैं, रोग प्रतिकार क्षमता अच्छी होती है। लेकिन अगर यही कफ वालों को अगर कफ के वो बन जाए तो इनको वह कफ की तकलीफें जल्दी हो जाती है, जुकाम खांसी वगैरह ये चांसेस होते हैं बहुत बार। तो इस तरह से ये एक तासीर का साधारण वर्णन हमने दिया है, ये कोई सर्वथा नियमबद्ध नहीं होता। ये तो वैद्य खुद अपने देख दाख के जानकारी से मानता है और उससे वह उसमें मतलब चर्या और सावधानी उसके अनुसार हम उसे बताते हैं। तो देखो किस तरह से वात वाले को रहता है तो उसको सावधानी किस में रखनी है, तो वात वाले को हमेशा ही हमने कमजोर बताया है, दुबला पतला वगैरह। तो उस दृष्टिकोण से उसको वर्षा ऋतु, आप अपने समय इसमें देखो तीन अपना काल है ना, बालपन, जवानी और बुढ़ापा। तो बालपने को कफ काल माना जाता है, जवानी को पित्त काल माना जाता है और बुढ़ापे को वात काल माना जाता है। और अब जिनकी वात ही तासीर है तो उनको जनरली चांसेस होते हैं कि भाई उनको बुढ़ापे में जोड़ों के दर्द वगैरह होने की संभावनाएं रहेंगी, नर्वस इरिटेशन रहेगा, कमजोरी वगैरह रह सकती है। तो ये साधारण से इसमें अपन ने विवेचन यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। पित्त वालों को जैसे बताया मैंने आपको कि भाई इसमें युवावस्था का काल पित्त का काल होता है, एसिडिटी, गैसेस वगैरह होने के चांस रहते हैं, गर्म मौसम, गर्मी बढ़ाने वाली चीजें, इनसे इनको बचने की सलाह दी जाती है। इसमें यह रक्तदान वाला तो लिख दिया, वास्तव में रक्तदान और रक्त लेना दोनों ही उचित नहीं है। हमने आपको बताया कि इसमें नियम से अनंत अनंत बादर निगोदिया जीवों की हिंसा होती है और द्रव्य प्राणों का भी घात होता है। इसका भी सत्र अपने सुबह के सत्र में आगम प्रमाण से कि क्यों मांस दान नहीं है, अंगदान दान नहीं है, क्यों रक्तदान दान नहीं है, इसकी चर्चा अपने सुबह के सत्र में नियम से आएगी। वहां जरूर अपन खुल करके आगम प्रमाण से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा का प्रमाण देंगे हम आपको और शांतिनाथ पुराण की भी वहां पर बात बताएंगे। अभी तो कफ प्रधान व्यक्ति का स्वरूप समझना है कि कफ प्रधान व्यक्ति वालों को यह विशेष रूप से वसंत ऋतु, चय, प्रकोप, प्रशमा वायु, ग्रीष्मादिशु तिशु ऐसे सिद्धांत हैं। तो यह कफ प्रधान वालों की तासीर कफ वाली हो सकती है, तो इनको जुकाम खांसी कफ वाले ऐसे अनेक प्रकार से मतलब चांसेस रहते हैं। जिसकी जो तासीर है उसी का अगर आधिक्य हो जाए तो वह दोष धातु बल बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये सामान्य इतना ही जानना है हमें। अब आप इसमें से अपने आप को देख सकते हो कि भाई मुझे बार बार जुकाम खांसी होती रहती, तो हम आपको कहेंगे भाई कफ वाले हो आप। जिसको एसिडिटी या गोरा सा है, कमजोर है और धूप वगैरह सहन नहीं होती, वो पित्त वाला है। दुबला पतला है, हर कभी चंचल रहता है और हाथ पैरों में दर्द वगैरह कुछ वायु की तकलीफ है, तो हम उसे वात वाला कहते हैं। प्रकृति तो प्रकृति है, उससे कुछ नहीं है कि भाई वो बुरा हो गया अच्छा हो गया। इनका एक बैलेंस बना रहता है और एक जनरल जजमेंट रहता है। तो उसके अनुसार हमें अपने खान पान में भी सावधानी रखनी चाहिए। तो आज अपना जो प्रकरण हो रहा है, प्रकृति को जान लिया है, तो अब हमें अहिंसक पद्धति से कौन सी चिकित्सा अपनानी है जो बिना औषधि के चले साहब। बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा जो अपना टाइटल है उसका अब इम्प्लीमेंटेशन का अपन यहाँ पर प्रयोग शुरू कर रहे हैं कि हम कैसे सहज स्वस्थ रहेंगे बिना औषधि के, और हमें कभी हो ही नहीं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो इसके लिए हम आपको ये जो बता रहे हैं इसमें कोई औषधि नहीं आएगी, नैसर्गिक उपाय, इसमें कोई औषधि नाम की चीज नहीं आएगी। घरेलू उपाय, घरेलू उपाय में आप जो दाल रोटी सब्जी चावल मसाले खाते हो ये चीजें आएंगी, लेकिन औषधि नाम से कोई ऐसी चीज नहीं बताएंगे हम आपको कि भाई आप स्पेशली नागकेशर ले आओ या अश्वगंधा ले आओ या कोई अलग ऐसी चीज बताएंगे, ऐसा नहीं। आपके घर में ही जो घरेलू चीजें होंगी उससे ही उपाय से आप स्वास्थ्य रक्षा कर सकते। उचित आदत और व्यायाम से आदतें अपनी ऐसी बनानी चाहिए कि हमें कभी जिंदगी भर औषधि लेनी ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देना चाहता हूं कि भाई
औषधि से बीमारी ठीक होती है कि नहीं होती है? भाई औषधि से ही अगर बीमारी ठीक होती तो डॉक्टर को कभी बीमार नहीं होना चाहिए, डॉक्टर कभी को उसको अल्पायु में मरण नहीं होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर 3 उदाहरण दूंगा कि जो डॉक्टर थे अच्छे और उसके बाद भी अल्पायु में उनका मरण हुआ। देखो मैं कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट अटैक से मर गया उसका उदाहरण दे रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि हमें औषधि का क्रेज इतना बन गया है कि हम बिना औषधि के जीवन की तकलीफ को निवारण की कल्पना ही नहीं कर पाते। नागपुर में कार्डियोलॉजिस्ट थे नीतू माणके, हमारे जो पुणे में मित्र हैं किरण शाह डॉक्टर, उन्होंने भी, वो उनके मित्र थे। और मैं जब द्रोणगिरी में व्याख्यान करने गया था तो उस समय पे वो किरण शाह वहां थे, और मैंने जैसे आप लोगों को बता रहा हूं वैसे ही मैंने व्याख्यान में उदाहरण दिया कि औषधि से अगर मरण बचता है या बीमारी ठीक होती है तो कार्डियोलॉजिस्ट को कभी हार्ट अटैक से या कार्डियक बीमारी से नहीं मरना चाहिए। तो नीतू मांडके नाम के एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो नागपुर में है, मतलब थे, गए वो तो। अब मैं जो भी उदाहरण दे रहा हूँ प्राय मरण वालों के दे रहा हूँ ताकि विवाद नहीं रहता, और पेपर में अच्छे से छपी हुई बातें हैं ये। तो नीतू मांडके कार्डियोलॉजिस्ट थे। जब उस समय, मतलब अभी से 15-20 साल की बात पहले की बात है ये, तो उस समय वो इतने माहिर और अच्छे बाईपास सर्जन के स्पेशलिस्ट थे कि कार्डियक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे वो सर्जन फेमस थे। और किरण शाह जी बता रहे कि वो मुंह मांगी रकम लेते थे और खूब अमीर पेशेंट्स उनके पास थे, और कम से कम उनने अपने जीवन में हजारों ऐसे बाईपास ऑपरेशन सफलता से किए, बहुत ख्याति प्राप्त थे। वह नीतू मांडके 54 साल की उम्र में, 54 साल की उम्र तो ज्यादा तो नहीं कहलाएगी ना, तो वह उस 54 साल की उम्र में स्वयं उनको हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक पेशेंट हो गए थे। और वह उनके सामने उनकी पत्नी थी, और वह कार्डियक पेन, आपको बता देते हैं जब भी कोई हार्ट अटैक या कार्डियक पेन होगा तो ये होगा कि आपका जो लेफ्ट साइड है, इधर अपना हृदय है, ये बीच में नहीं है। बहुत बार अपन बीच में मान लेते, इधर लेफ्ट साइड में होता है, और इधर लेफ्ट साइड में बहुत तेज एकदम से सुई चुभने जैसी या कोई मरोड़ रहा हो ऐसी वेदना होगी। वह वेदना इतनी तीव्र होगी कि यहां से लेके ये अपना बायां हाथ है ना, इसमें ये कांपने लग जाएगा, पसीना पसीना हो जाओगे। बहुत तेजी से वह एकदम से कोई पीड़ रहा हो, हृदय को पीड़ने की वह पीड़ा होती है, हृदय पीड़ा बोलते हैं ना। अटैक को हम लोग हृदयाघात बोलते हैं, हृदय को घातना है। तो वह हृदयाघात उस समय होता है, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अटैक, तो उस समय महान पीड़ा होती है। तो नीतू मांडके को जब कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अटैक आया तो उसकी पत्नी सामने थी। पत्नी को वह इशारा करता रहा कि भाई सबसे पहले जब कार्डियक ऐसा अटैक वगैरह आता है तो सबसे पहले अगर माइल्ड अटैक हो ना तो आप खांसना शुरू कर दो। ये करने से अपने ये जो कार्डियक मसल्स हैं इनमें वह एक मसाज मिलती है। जब भी आपको हृदय में वेदना हो तो एक तो खांसना, वह एक इमीडिएट उसका उपचार होता है। दूसरा होता है ये मिर्ची होती है ना, लाल मिर्च, लाल मिर्च को अगर मुंह में रख लेते हैं तो उससे तेज मिर्च लगने के कारण अपने ऑक्सीजन का रेशो नसों में एकदम से नसें डायलेटेड हो जाती, कार्डियक अरेस्ट अटैक होता है तो खून का बहाव जो कोरोनरी आर्टरीज वगैरह हैं उनमें परफेक्ट नहीं हो पाता। तो सिंपल मिर्च थोड़ी सी मुंह में डाल दो, मुंह तो जल जाएगा लेकिन वह खून उसके साथ में जो सिक्रेशन और नसों में एकदम गर्मी बढ़ेगी तो वे नसें पिघल जाएंगी, तो खून बराबर पहुंचने लग जाएगा, ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। 2 उपाय तो ये घरेलू बता दिए। और तीसरा ये है कि वो एक उनमें एलोपैथी में वो लोग सॉर्बिट्रेट की गोली रखते, तो वो इशारा करते रहे नीतू मांडके कि भाई सॉर्बिट्रेट की गोली वहां उधर उस अलमारी में रखी है तो वह मेरे को निकाल के दो। मुंह से आवाज नहीं निकली, इतनी तीव्र वेदना थी। तो सिंपल ऐसा हाथ से इशारा करते रहे और वेदना को तो वो भोग ही रहे थे। और वह पत्नी समझ नहीं पाई इशारे को, क्या दिखा रहा है इधर अलमारी की तरफ। जब पूरा क्रिया कर्म हो गया, मालूम पड़ा कि अरे कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक से मरे हैं, तब पत्नी को समझ में आया कि उस अलमारी में अरे वो सॉर्बिट्रेट वाली जो गोली है वह देनी थी इनको। तो वह इस तरह से कार्डियक मतलब हार्ट अटैक से ही कार्डियोलॉजिस्ट मरा। तो इससे समझ लो कि भाई मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। दूसरी घटना मैं आपको बता रहा हूं, औषधि से ही प्राण बचते हैं नहीं बचते हैं। हमारे जयपुर में ही त्रिलोक चंद्र सदा सुखी नाम के ओसवाल जैन एक वो हैं, कौन, गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट। त्रिलोक चंद्र
TC सदासुखी नाम है उनका, त्रिलोक चंद्र सदासुखी, SMS के बहुत अच्छे फेमस डॉक्टर हैं। नाम भी कितना सुंदर है, त्रिलोक चंद्र सदासुखी, 3 लोक के चंद्र हैं और सदा सुखी हैं, सिद्ध भगवान होने चाहिए वो तो वास्तव में। तो वह त्रिलोक चंद्र सदासुखी की 32 साल की अच्छी बिटिया थी, वह बिटिया और वो और भोजन करते करते, भाई गवार से गवार आदमी भी भोजन खाए, उसे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम मालूम नहीं होता है, बराबर पचता है, जीवन 80 साल का निकलता है। हम इतने सालों से सब गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, हमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं मालूम होती, हम तो सिर्फ चलाना जानते हैं, अंदर के वह कुछ नहीं जानते, मोबाइल से सब बातें करते हैं, कुछ अंदर का डिटेल नहीं जानते, बराबर चलता रहता है। वह 32 साल की बेटी का भोजन करते करते कोर ऐसा फंसा कि वह अपने जो इपिग्लोटिस रहता है, इसलिए बोलते हैं मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए, बोलते बोलते कर रही होगी, तो वह श्वास नलिका में कोर गया और अन्न नलिका में नहीं गया, और श्वास नलिका में फंस गया, और इस तरह से फंसा कि उसका दम ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो गया, दम घुट गया। बाप के सामने बेटी मर गई, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट, ये इसका गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट खुद, वह उसको बचा नहीं पाया। सोचो कैसे कैसे किसके मरण सुनिश्चित होते हैं, 32 साल की उम्र में वह मर गई। एक तीसरे हैं हमारे शिखर चंद जी जैन गढ़ाकोटा में, वो तो अभी हैं, लेकिन उनका बेटा MBBS, वह एक आंखों की बीमारी होती, डीजनरेटिव रेटिना वाली, मतलब उसमें रेटिना का अपने आप ही क्षरण होने लगता है, डीजनरेशन होने लगता है। खुद MBBS डॉक्टर टॉपर उस जमाने के, वो भी 30-32 साल के ही थे, और बोले कि यह बीमारी, और उनको पिताजी शिखर चंद जी जैन गढ़ाकोटा वाले बहुत अच्छे डॉक्टर, लोगों को सैकड़ों लोगों को फ्री दवाई देना, सेवा करना, अभी 80-82 साल के, 84 साल के, उन्होंने ही बताया मुझे, मैं उनके यहाँ भोजन करने गया था गढ़ाकोटा में व्याख्यान करने, तो बोले कि भाई यह जो मेरा बेटा आंखों से अंधा हो गया, इसका कोई दुनिया भर में इलाज नहीं है, डीजनरेटिव रेटिना इसका हो गया, और ये 32 साल की उम्र में अंधा हो गया, और इस तरह से औषधि सब कुछ करते हैं। सो ये मन से निकाल दो अपने मन भ्रम, कि हम सोचते हैं कि बिना औषधि कैसे रहेंगे साहब, ये BP वाले, ये डायबिटीज वाले, ये थायराइड वाले, ऐसा नहीं कि सब एकदम अचानक छोड़ छाड़ के कुछ करने लग जाओ, लेकिन विवेक पूर्वक हमें इनका यह एक श्रद्धान, क्योंकि मानसिकता बहुत बड़ा काम करती है चिकित्सा में। आपको श्रद्धा होगी तो वैद्य आपको साधारण सी भी औषध देगा, और श्रद्धा पूर्वक लेते हो तो काम होता है। हमारे एक, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आज तो बहुत सारे, गोगो पटवर्धन नाम के डोंबिवली में एक डॉक्टर थे, इसमें बहुत से कुछ होते भी होंगे डोंबिवली वाले, तो गोगो पटवर्धन वो एक हमेशा पीली पाउडर साथ में रखते थे। मैं 2nd ईयर BAMS में उनके यहाँ सीखने जाता था, तो मैंने उनको बोला साहब ये हर चीज में जा रही पीली पाउडर, ये पाउडर मेरे को बताओ कौन सी है। वो बोले जिस दिन मैं तुम्हें यहाँ से लास्ट, तुम 2-4-6 महीने सीखने आए हो, लास्ट दिन बता दूंगा, क्योंकि अभी बता दूंगा तो काम बिगड़ जाएगा। मैंने बोला अच्छा, तो ठीक है। लास्ट दिन मैंने पूछा ध्यान से कि अब तो ये मुझे रहस्य बताओ कि इससे आपको सबको ठीक कर रहे हो, ये पीली पाउडर क्या चीज है, ये हर कॉम्बिनेशन में जा रही है। वो पीली पाउडर बोले ये तो हल्दी है। बोले मैं हल्दी से बहुत सारे रोगों को ठीक करते आया हूं, मेरा ऐसा अनुभव है। और लोगों को विश्वास होता है। पेशेंट आके बोलता था साहब आपकी पीली पाउडर दो, उससे हमको फायदा आता है। और बोले मैं पेशेंट को बता दूं ये हल्दी है तो काय के लिए आएगा वो, और ऐसे ही अपना मतलब विश्वास के कारण वह काम हो जाता है। बिना विश्वास के आपको स्वर्ण भस्म भी दे दी जाए और मालूम नहीं हो ना, तो बोलेंगे वेद जी आपने दवाई दी, फायदा ही नहीं आया। और मैं ये बोल के दूं मिट्टी भी कि ये बहुत अच्छी दवा है और बहुत अच्छे से काम करेगी और आपको भी मेरे ऊपर श्रद्धा है, तो नियम से वह काम करती। साइकोलॉजी बहुत काम करती है औषधि विज्ञान में, शरीर विज्ञान में। तो इसलिए अपने आप को बीमार मानने की पद्धति छोड़ दें, और हमारे चरणान योग से जैसे जैसे हम मर्यादित भोजन और खान पान करते हैं तो सहज रूप से ये हम सब बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए यह जैन दर्शन का सिद्धांत औषधि से बीमारी नहीं जाती, अंतरंग साता वेदनीय का उदय हो, वैद्य जी का यशस कीर्ति का उदय हो, कि भाई हमारा यश कीर्ति का, कि भाई आप 4 जनों में बताओगे कि वैद्य जी ने बहुत अच्छी दवाई दी, देखो सब ठीक हो गए। ऐसे होता है बहुत बार कि 90 पेशेंट ठीक हो जाते हैं, लेकिन 1-2 पेशेंट ठीक नहीं हुए और वो इतनी ज्यादा निगेटिव मार्केटिंग कर देते हैं, तो दूसरे पेशेंट आके बोलते हैं वैद्य जी साहब क्या हो गया, ये आपके वो बता रहे थे कि आप वो ठीक नहीं हुए, वो 90 उन्होंने मार्केटिंग नहीं की।
तो ये यशस कीर्ति अयशस कीर्ति का वैद्य का उदय, आपका साता असाता वेदनी का उदय, अंतरंग में नाम कर्म के उदय, ये सब जिनवाणी के प्रकरण आप अच्छे से जानते हैं। तो अभी तो अपना ये स्वास्थ्य के प्रकरण में देखो, यहाँ बता रहे बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा। तो उचित आदत और व्यायाम ये बहुत जरूरी है, और मालिश और एक्यूप्रेशर, इनका सबका विवेचन अगले स्लाइड्स में हम कर रहे हैं। ये आपको पॉइंट्स हैं जिससे आप जीवन भर निरोगी रहोगे, कोई बीमारी नहीं होगी। देखो नैसर्गिक उपाय क्या है साहब, नैसर्गिक उपाय है आपको ये चीजें लेनी है, हवा, पानी, धूप, आहार और विहार, ये चीजें चाहिए आपको। नैसर्गिक सब जगह मिलती हैं, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। हमारे जयपुर में अगर अजमेरी गेट पे चले जाओ तो हवा जहरीली है, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI वह 400 400 500 500 तक पहुंच जाता है, जो कभी 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 0 हो तो अभी लॉकडाउन हो गया था और सब वाहन भी बंद हो गए थे, तो यहाँ की हवा एकदम प्यूरिफाई हो गई थी। और कहाँ कहाँ कितना सारा जो गंगा स्वच्छ करने के लिए प्रोजेक्ट हो रहा था, वो हो रहा था, अपने आप ही सब स्वच्छ हो गई। तो ये हवा, एक हवा 100 दवा, ये हवा के लिए बहुत सारा चीजें आती हैं। देखो हम एक एक स्लाइड में बता रहे हैं। हवा एक हवा 100 दवा, मेरी जो सबसे पहली स्लाइड मेरे चैनल पे मैंने बनाई यूट्यूब पर, डॉक्टर दीपक जैन वैद्य नाम से, वह इसी स्लाइड को बनाया था, एक हवा 100 दवा। ये जो हवा है ये अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है। कैसे है साहब, आप सम्मेद शिखर जाओ, आप 52 गजा जाओ, आप गिरनार जाओ, जहां जहां अपने तीर्थ क्षेत्र हैं सब प्राकृतिक हवा वाले क्षेत्र हैं, वहां प्रदूषण का स्तर सबसे कम होता है। हमारे मुनिराज वन जंगल में रहते हैं, महीनों महीनों उपवास करते हैं, लेकिन हवा उनके लिए वह औषधि का काम करती है। जंगल की हवा, अगर आप बहुत से जगह देखोगे जहां पे वो पुदीने के या जो बहुत सारे इसके नीलगिरी के पेड़ होते हैं, वहां पर उनकी हवा में उसकी खुशबू रहती है। आप गुलाब के वन में जाओगे, गुलाब का वन कहो, उपवन बगीचे में तो वहां पर गुलाब की खुशबू रहती है। वह गुलाब की खुशबू मतलब उसके पार्टिकल्स आपके नाक में जाते हैं, ब्रेन में आपको एक प्रसन्नता का सेंसेशन देते हैं। तो इसलिए वह हवा, औषधि प्लांट्स, वनस्पति जंगलों में मुनिराजों को वह औषधि प्लांट्स होते हैं, बहुत सुंदर प्राकृतिक हवा होती है, वह उनके ऑक्सीजन का लेवल सबसे अच्छा रहता है और इसीलिए वे अधिकांश स्वस्थ रहते। देखो ऑक्सीजन से ही कोशिकाएं काम करती हैं, ये ऑक्सीजन लेना हमें आना चाहिए। हम क्या बहुत से ऐसे स्थूल स्थूल सांस लेते रहते हैं। डीप ब्रीदिंग वह गहराई से श्वास को लेना होता है, उसमें वह खून में बराबर अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन जाता है और वह ब्लड सर्कुलेशन से बॉडी में पहुंचता है। तो अनुलोम विलोम, जो अनुलोम विलोम एक एक नाक बंद करके खोलना करना, नाड़ी शोधन और विशिष्ट लय से लेना, ये सब आप सब जानते हैं। तो अनुलोम विलोम से वह हवा का ऑक्सीजन का बैलेंस बनता है। खुली हवा में करो, तालाब किनारे करो, अच्छे औषधीय पेड़ों के पास में बैठ के करो, तो ये अपने आप ही दवा हो गई आपको, एक हवा 100 दवा। इसमें स्थान चयन महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे बताया, प्रदूषित जगह पे जाके कोई गहराई से सांस लेने लग जाए, अनुलोम विलोम करने लग जाए, प्रदूषण में जो खास करके से और ये अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस छोड़ते शहरों में रहे हैं और उनको कभी कैंसर वगैरह हो जाता है तो हमें आश्चर्य होता है कि ये तो बड़े शोध के खाने वाले और ऐसा हो गया, तो कैसे हुआ। तो कहते हैं भाई ये प्रदूषण से तो वो भी नहीं बचेगा, वो हवा नाक में जा रही है, वह प्रदूषण एकमात्र। और दूसरा, सब्जियों में जो फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और जो जितने जितने यूरिया आदि खाद जो जहरीले तत्व हैं, वह हमारी सब्जियों के माध्यम से पेट में हम जमा करते जा रहे हैं और वह लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते करते थक रहा है, तो उनमें वह एबनॉर्मल टिश्यू इज कैंसर, वह बन जाता है। तो इसका कैंसर का एकमात्र कारण माना गया है प्रदूषण, और वह प्रदूषण शहरों में तेजी से बढ़ रहा है। तो इसलिए वह हमें निवास स्थान के लिए भी हवा की जगह पर जाना बहुत जरूरी है। साल में 2-4 बार तो तीर्थ यात्राओं पे 10-10 15-15 दिन रहना ही चाहिए, अगर स्वास्थ्य बिना औषधि के सही रखना है तो।
हवा वह अपने आप में इस तरह से बहुत सारा रोल करती है, तो वह आप इस चीज को ध्यान में रखें। पानी, पानी भी सब जगह फ्री मिलता है। अब धीरे धीरे भले वो हम जमाना ही अपना बदल रहा है कि हमने प्राकृतिक सोर्स बंद कर दिए। सबसे पहले तो कुएं थे, कुएं के बाद में हैंड पंप चले, हैंड पंप के बाद अब बोरिंग चली थी। अब बोरिंग के बाद भी लोग आलसी इतने होते जा रहे हैं, तो वो बिस्लरी और कौन से ब्रांड के वो पानी पी रहे हैं, क्लोरीन। आपको तो बोरिंग का पानी या कुएं का पानी जमीन से निकाल के लेते हैं, तो उसमें वह छान करके अपनी मर्यादा सहित करके 12 घंटे 24 घंटे की उबाल करके, या साधारण गुनगुना करके 6 घंटे की। और नहीं तो आप उस पानी में वो आप सौंफ जीरा डालते तो उसके बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। वो 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है, तो श्रावक आचार के प्रकरण में आएगा। अभी तो हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बता रहे हैं, डोंट यूज आरओ एंड एक्वागार्ड, इनका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये आवश्यक मिनरल्स को भी उसमें से निकाल देते हैं। और ये हिंसक तो है ही। इनमें एक तो चारकोल का प्रयोग होता है, वो एनिमल चारकोल होता है जो फिल्टर के लिए बनाया जाता है, उसमें पानी प्रोसेस होता है ना। दूसरा, अल्ट्रा वायलेट रेज से अनछने पानी के असंख्यातों रसों को मार डालते हैं। तो वह हमारा श्रावकाचार का पूरा घात हो गया। जिसके मन में दया नहीं जीवों की, उसे तो बीमार होना ही चाहिए। ये एक सिद्धांत अगर अपन बना लो, तो समझ में आ जाता है कि वास्तव में हम जब दूसरों को हिंसा से तकलीफ पहुंचा रहे, तो हमें तकलीफ होना आगे पीछे स्वाभाविक है। तो इसलिए आरओ एक्वागार्ड का प्रयोग नहीं करना है। मिनरल्स देखो पानी में होते हैं, कोबाल्ट है, जिंक है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फ्लोराइड भी एक उचित मात्रा में ठीक है, ज्यादा हो जाए तो वो नुकसान करता है। हमारे सांगानेर में वो फ्लोराइड का रेशो ज्यादा है, तो लोगों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, दांतों के ऊपर पीली पीली परत जमने लगती है। तो पानी जहां जहां का जैसा जैसा है, वह बहुत काम करता है बॉडी के ऊपर। आप जहां रह रहे हैं वहां का पानी कैसा है। बहुत से जगह पे खारा पानी निकल आता है, बहुत से जगह का पानी मीठा होता है। लोग बोलते हैं कि हम वहां उधर जाते हैं तो वहां तो हम सब खा लेते पी लेते, कोई एसिडिटी गैस नहीं होती। और आपके जयपुर वगैरह में कहीं कहीं पे मिनरल वाटर का रेशो ज्यादा है, तो बोले हमको दो दो बार जाना पड़ता है, भारी हो जाता है पेट और तकलीफ होती है। ये पानी बहुत बड़ा रोल करता है। इसलिए आप तीर्थ क्षेत्रों पे जो जाकर पानी पियोगे, वह औषधि युक्त और समझ लो कि जंगलों से रिसा हुआ कुएं का रहेगा, बोरिंग का रहेगा, तो भी भूजल में जाता है, तो इस रूप से वह पौष्टिक रहेगा। तो ये पानी में भी हमें बहुत चुनाव जरूरी है। पानी पीने का तरीका, पानी कैसे पीते हैं साहब? बहुत से लोग तो सीधा बोतल डाली मुंह में गट 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 पी गए। भाई पानी तो खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। कैसे? कि मतलब उसको घूट घूट पीना चाहिए। हम शाकाहारी प्राणी हैं। आपने देखा होगा गाय और शेर के पानी पीने में अंतर होता है। शेर कैसा पीता है, कुत्ता कैसे पीता है, ये मांसाहारी जीभ से चपचपा के पीते हैं, और हम तुम सब होठों से पीते हैं। तो होठों से पीना चाहिए। आप अगर बॉटल डाल दे तो होठ कहाँ रह गए उसमें? हमारे होठ के यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड्स का संबंध पूरा गाल अंदर जीभ तालुआ वगैरह में होता है। पानी घूट घूट पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। खड़े खड़े पीते हो तो जोड़ों के चांसेस, अब ये संबंध है, ऐसे स्टडीज हैं कि जो खड़े खड़े पीते हैं उनको जोड़ों की तकलीफें ज्यादा देखी गई है, और जो बैठ के पीते हैं उनको नहीं होती। जो एक साथ बहुत सारा पी जाते हैं सो भी उचित नहीं, और एक साथ एक एक घूटी पी के रह जाए सो भी उचित नहीं। उचित मात्रा में पीना चाहिए। भोजन अगर आपका रूखा सूखा है तो भोजन के बीच में भी पानी चाहिए। लोग आजकल वो सबके लिए कॉमन बता देते हैं कि भोजन के बाद पानी मत पियो साहब। अरे भाई, भोजन अगर आपका रूखा सूखा रहा तो आपको उचित पानी भोजन के तुरंत बाद भी चाहिए और भोजन में भी चाहिए। और जिनको एसिडिटी गैसेस और जिनका पित्त का द्रवत्व रहता है, खाया हुआ मुंह में आ जाता है डकार के साथ में, उनको कहते हैं कि 25-30 मिनट बाद पियो, क्योंकि आमाशय से आगे आहार निकल जाएगा, तो तुमको फिर वह डकार के साथ में खाया हुआ नहीं आएगा। तो सब चीजें सबके लिए नहीं होती। ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां लोगों की। सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। मैं बहुत सारे पेशेंट से पूछता हूँ, सुबह कितने बजे उठ के पीते हो साहब? बोले सुबह पीता हूँ मैं तो 4 बजे पीता हूँ, 5 बजे पीता हूँ।
मैंने बोला भैया ये कौन सा पानी पी रहे हैं, सुबह नहीं होती वो, रात होती 4 बजे। तो सूर्योदय कितने बजे होता है? सूर्योदय 6:30 पे हो रहा है, 6:45 पे हो रहा है, सर्दियों में 7-7 बजे होता है। सूर्योदय के 48 मिनट बाद जो आप जल पियोगे ताम्र पत्र में रख करके, या उसी वक्त उसको छान करके, या गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ के, जिसको विटामिन सी की कमी हो रही, देखो ये सब 40-50 साल बाद मालूम पड़ते हैं। बाकी वास्तव में बच्चों को तो और उनको तो कोई रूल्स होते ही नहीं है, वे कभी ना पिए सुबह, या पीना चाहें तो पिए, या जैसा करना चाहिए। तो हम 50 साल के हो रहे हैं तो हमें वह मालूम पड़ता है कि भाई हाँ ये चीज अच्छा काम कर रही है, हमारे में ये कमी हो जाती है या ऐसा चेंज हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण से ये मध्यम वर्गीय, मध्यम उम्र के लोगों के लिए बता रहा हूं। सुबह पानी पीना है तो जिनको कफ वगैरह रहता है उनको तो पीने की जरूरत नहीं, जिनको गर्मी चढ़ती है उनको वह गुनगुने पानी में नींबू के साथ में वह अपना समझ लो खांड, या देसी खांड जो अपन ने बताई, शक्कर शब्द भी मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वह तो अभक्ष्य हो गई है, तो देसी खांड या अपना यह गुड़ उसमें डाल के पी सकते हैं। और जिनको सिंपल पीना है तो कुछ भी मत डालो, नमक भी नहीं डालो ना, वो खांड डालो, सीधा नींबू का रस, एक नींबू पूरा अपने लगभग आधा लीटर 1 लीटर जितना पीना हो पियो, कोई टेंशन नहीं है। वो तो थोड़ी देर बाद आपको एक्स्ट्रा पानी होगा तो बाथरूम हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य जिसको जैसा सूट हो उस रूप से पिए, लेकिन कब पिए? उठते ही नहीं पिए, सुबह सूर्योदय के 48 मिनट आधा 1 घंटे बाद पिए तो वो ज्यादा अच्छा है, और वह उसको अच्छे से रहेगा, और वैसी उसको न्यूट्रिशनल वैल्यूज मिलेगी, आंतों की सफाई और आंतों के डाइजेशन के लिए भी काम करेगा। कोई कंपलसरी नहीं है कि पानी पिया तो प्रेशर बनना ही चाहिए, वह तो एब्सॉर्ब भी हो सकता है, और आपका पेट पहले से ही सही है तो कोई जाने की जरूरत भी नहीं होता है। ये बार बार जाना हमारे योग्य नहीं है, क्योंकि अपना कीमती समय हम उस क्षेत्र में दे तो अच्छा नहीं है। तो यहाँ देखो पानी पीने का तरीका आपको बताया मैंने कि भोजन के बाद का, गर्मी सर्दी में पानी की मात्रा सर्दियों में अपने आप कम हो जाता है, गर्मियों में 5-5 लीटर 4.5-5 लीटर पीने की सलाह दी जाती, सर्दियों में 2-2.5 लीटर में भी काम चल जाता है। सुबह का जलपान का मैंने बता दिया, 52 गजा का बता दिया था पहले ही कि वहां औषधि वनस्पतियों के जंगल से रिसा हुआ पानी आता है, क्षेत्र विशेष से पानी का असर पड़ता है। तो देखो अब धूप की चर्चा अपनी कल हो गई थी, हवा से हम मजबूत हो गए, पानी से भी मजबूत हो गए, देखो सब चीजें न्यूट्रिशन मिल रही है। अभी तक हम रोटी सब्जी पे भी नहीं आए, अभी तो अभी धूप की भी बात बता दे रहे कि भाई धूप की अपनी विटामिन डी की 90% आपूर्ति, कहीं कहीं पे 95% का सर्वे आता है, वह मिल जाती है। 90% आपूर्ति पूरी धूप से मिल जाती है विटामिन डी की। विटामिन डी बाहर नियम से हड्डी वाला ही आता है, इसलिए बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत कम ऐसे कोई पर्टिकुलर वीगन प्रोडक्ट बनाने वाले अगर जानकार हो तो वो कुछ बनाए, सो बात जुदी। दूसरा, इसका समय धूप कब लेना है साहब, इसकी भी बहुत बड़ी चीजें हैं। 7 से 9 से 1, 3 चीजें लिखी हैं इसमें 1 बजे तक का ही, क्योंकि सर्वे अलग अलग है। देखो क्या होता है इसमें, मुख्य रूप से ओजोन लेयर का हिस्सा वो बनता है विशेष रूप से। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या है कि एक विशिष्ट ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं पर्टिकुलर, और ओजोन वह पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। हम सुबह से, जब से ये अभी दिन भर पॉल्यूशन चलता है, वातावरण प्रदूषण का चलता है, सुबह से हम 8-9 बजे तक तो लोग घरों में रहते हैं, फिर गाड़ियां निकलती, खूब कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकलती हैं, और फिर खूब प्रदूषण, धूल धुआं मिट्टी, धुआं जिसमें जहरीला होता है, तो उसके कारण ये सूर्य के रोशनी की क्वालिटी खराब होती जाती है, शाम तक तो बहुत खराब हो जाती है। इसलिए वह कहा जाता है कि सुबह सुबह उगते हुए का लो 7 से 9, 9 से भी आगे चलना है तो 1 बजे तक ले लो। बाद में तो ये सब जो गैसेस के कारण सूर्य का जो समझ लो रेस का रेशो है वह बिगड़ता जाता है, वह नुकसानदायक होने लग जाता है। स्किन कैंसर क्यों होता है कि भाई वह स्किन कैंसर में यह अल्ट्रावायलेट रेज का रेडिएशन में चेंजेस आ जाती है बाद के बाद में, इसलिए उसको वैल्यू नहीं दी जाती। और प्रदूषण मुक्त इलाके में लेना है आपको, देखो ये लिखा है मैंने इसमें धूप में, पॉल्यूशन फ्री स्थान ढूंढना जरूरी है आपको। आप कोई कहे कि भाई हम तो अब घर ही हमारा इधर चौराहे पे है, खूब गाड़ियां निकलती है, तो कह रहे आपको वो धूप सुबह की हो, अगर गाड़ियां सुबह से ज्यादा आ रही तो आपका पॉल्यूशन फ्री हुआ ही नहीं, तो वो ध्यान रखना चाहिए। हमारे तीर्थ क्षेत्र प्राय अभी तक नैसर्गिक हैं तो वहां पे ये धूप मिलती है अच्छी।
कैसे लेनी है, तो शरीर का 40% हिस्सा खुला होना चाहिए, पीठ के मेरुदंड पर विशेष प्रभाव रहता है, पीठ पे आनी चाहिए धूप, चमड़ी पर, स्किन पर। और ये मुनिराज के आतापन योग की हमने आपको कल बात बताई थी कि मुनिराज सबसे मजबूत, देखो विटामिन डी का एक ऐसा विटामिन है जो सालों साल बॉडी में स्टोर होता है। ये विटामिन डी जिसका अच्छा रहेगा वो मासोपवास करने में सक्षम होता है। इसलिए इस विटामिन डी के रेशो के लिए यहाँ पर बात बताई है। अभी अपना समय तो हो गया, चर्चा के लिए थोड़ा सा लेना चाह रहा हूं। तो ये कल के आहार वगैरह के विवेचन, आहार विहार, आहार में आपको फिर सब कौन से चीजों में खाने में किस प्रकार की विटामिन डी, ये क्या आयरन मिलते हैं या क्या तत्व मिलते हैं, ये सब चीजों की अपनी चर्चा आ जाएगी। आज हमने हवा, पानी और धूप, मतलब अभी तो खाना भी अपन ने शुरू नहीं किया, भोजन भी शुरू नहीं किया, और हम स्वस्थ होने के बहुत सारे सुंदर नुस्खे जान चुके हैं। और हमें अंदर में दृढ़ता चाहिए। देखो मन चंगा तो कठौती में गंगा। मानसिक दृढ़ता का नाम है हमारा कि भाई श्रद्धा, सम्यक दर्शन वह श्रद्धा गुण की पर्याय है, दृढ़ता की निशानी है। लिखा जाता है कि वज्रपात भी हो जाए, विद्युत गिर जाए, एकदम बिजली गिर जाए, तो भी वह अपने देह से भिन्न शुद्धात्मा में अपनापन करके दुखी नहीं होता। तो ऐसी दृढ़ श्रद्धा हमें होनी चाहिए कि अभक्ष्य तो हमें जीवन में खाना ही नहीं है। तो इस रूप से दृढ़ता रहती है तो नियम से हमारा कार्य पक्का होता है। तो यह मित्रों बहुत जरूरी है कि हम पक्के रहें, तो सब चीजें अपनी पक्की होती है तो सही रहता है। अब आप जो जो पूछना चाहते हैं हैंड रेज करिए और वह पूछते जाएं। पूछिए कविता पंचोरी, हाँ पूछिए जी। जी जय जिनेंद्र पंडित साहब। हाँ बोलिए। ये B12 के लिए जो आम की गुठली के अंदर की बित्ती होती है उसका चूर्ण भी ले सकते हैं क्या? देखो B12 के लिए ज्यादा तो उल्लेख फलियों का आया है, जो हम लोग साइंस पढ़ के पढ़ने वाले हैं ना, तो इसमें फलियां, उसमें B12 का रेशो सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरा ये डेयरी प्रोडक्ट, दूध, घी, दूध के दही, छाछ, इनमें B12 का रेशो अच्छा पाया जाता है। आम की गुठली में भी पाया जाता है। सहंजना की फली, ड्रम स्टिक अभी भरपूर आ रही है, सब लोग ड्रम स्टिक खाओ, अभक्ष्य नहीं है। भक्ष्य है, मुनगा की कोशे बोलते हैं, सेंजना की फली बोलते हैं, ड्रम स्टिक इंग्लिश में बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नाश्ते में ड्रम स्टिक का उसमें बनाया हुआ व्यंजन लेते हैं, तो वह B12 के लिए भी बहुत अच्छा है और उसकी जानकारी काफी अच्छी बताई गई है, तो वो ले सकते। एक और है, हाँ कोलेस्ट्रॉल के लिए अपन ये सौंठ, हल्दी और लौंग का पाउडर ले सकते हैं, दवा नहीं ले तो? देखो सौंठ और हल्दी तो दोनों ही हम ज्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि दोनों ही कंदमूल के ही सूखे रूप हैं। तो आप उसमें तीसरा क्या बताया, लौंग, लौंग का पाउडर। हाँ मैं तो ये सलाह दूंगा कि देखो कोलेस्ट्रॉल जिनका ज्यादा हो रहा है उनको वॉकिंग सबसे नंबर 1 चीज है। 7-7 किलोमीटर वॉकिंग करें, कोलेस्ट्रॉल पसीना निकलेगा और साथ में मूवमेंट के कारण जो ब्लड का गाढ़ापन है, चिकनाई है, वह कम होगी। दूसरा अर्जुन छाल है, वह छाल है, वो कंदमूल नहीं है। तो इसलिए हल्दी और सौंठ से भी ज्यादा अच्छी कोहा बोलते हैं उसको, अर्जुन छाल को लोकल लैंग्वेज में। अर्जुन छाल को आप दूध में उबाल के या पानी में ही उबाल के सिंपल ले सकते हैं, या नहीं उबालना तो चूरन ले लो 1 चम्मच या आधा आधा चम्मच सुबह शाम, कोलेस्ट्रॉल में अच्छे जादू जैसा असर दिखेगा। जीरे का प्रयोग भी, कोलेस्ट्रॉल रूखा होता है जीरा, चने खाने को दिए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल वाले को, तो चने खाने से भी वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होता है। यूट्यूब पे मैंने कोलेस्ट्रॉल का अपना वीडियो डाला हुआ है 3 मिनट का, उसमें भी बहुत से नुस्खे दिए घरेलू, तो ये ज्यादा अच्छे रहेंगे। हल्दी और सौंठ को हम चाहते हैं कि अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारे लिए जितना कम यूज में आए उतना अच्छा है। अच्छा, मेरे को पुस्तकें मंगानी है पंडित साहब। हाँ अभी अपन इसमें बाद में व्हाट्सएप नंबर और मैं दे दूंगा, तो डिटेल उस पर डाल देंगे। अभी अपन 2-3 दिन और है ना अभी साथ में, धीरे धीरे तीसरे चौथे दिन से सबको हम बताते जाएंगे किस प्रकार औषधि, पुस्तकें या कोई परामर्श लेने की विधि क्या है, वो सब बताएंगे। हाँ कुसुम जैन पूछना चाह रही है, अहमदाबाद से हैं शायद आप। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बोलिए। ये अपने जो ये देसी खांड होती है तो इसको ऐसे डायरेक्ट खा सकते क्या? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, देसी खांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर आपने शोध की मंगाई है तो वो तो 100% आप वैसी की वैसी ले सकते हैं।
वह देसी खांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसे केमिकल्स ऑर्गेनिक स्टोर पे मिलती है वो वाली, तो वो खा सकते हैं। ऑर्गेनिक स्टोर पे वो केमिकल फ्री रहती है, ऑर्गेनिक नाम ही तब हाँ बोलते हैं उसको, तो उसमें भी हाँ कोई दोष नहीं होना चाहिए। बाकी जो उसको सफेदी लाने के लिए बहुत बार जो हाइड्रो का प्रयोग करते हैं, अब वो ऑर्गेनिक वाले वो पर्टिकुलर फैक्ट्री वाला करता है कि नहीं करता, मुझे इसका अनुभव नहीं है, तो इसलिए मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन जहां जहां भी शोध की खांड बनती है वहां पे कोई किसी प्रकार का हाइड्रो या केमिकल या कोई हड्डी के बुरादे का दूर दूर तक संबंध नहीं आता है। तो वो व्यक्तिगत आपको कंफर्म करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर के मार्फत कि भाई कैसे बनती है हमारी प्रोसेस, वो आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ये कोकिला जी हाथ ऊंचा कर रही हैं। कोकिला कहाँ की हैं आप? सोनगढ़ रहती हूँ मैं, सोनगढ़। अरे वाह वाह, सोनगढ़ का स्मरण हो गया, बहुत खुशी की बात है। हाँ, बोलिए बोलिए। मुझे साइटिका का प्रॉब्लम हुआ है थोड़ा, हाँ, साइटिका, तो इसके लिए मैं कौन सी दवाई लूं? नहीं तो लेफ्ट साइड का है राइट साइड का है? नहीं, लेफ्ट साइड का। कितने महीने दिन हो गए? 1 महीना हुआ। अच्छा, अभी अभी हुआ है? हाँ देखो, इसमें साइटिका में क्या है कि एक तो आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है, जिसकी वजह से जो साइटिका नर्व निकलती है लंबार रीजन से वो हाँ। दबती है या गैप कम ज्यादा हो जाता है। तो आपको सबसे पहले तो धूप में बैठ करके विटामिन डी का रेशो बनाना चाहिए। हाँ दूसरा, एक्सरसाइज और सिस्टमेटिक बैठना उठना बहुत जरूरी है। अब आप खींचतान करके जैसे आड़े टेढ़े बच्चे उठ जाते हैं वैसे नहीं उठना है, बराबर संभाल के उठना है। उसकी साइटिका की एक्सरसाइज होती है बहुत सारी, तो वह उस रूप में वह गुरियों का गैप बराबर बन जाए, उस टाइप से उसकी एक्सरसाइज आप सीख लें तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। और मेथी दाना, अलसी, अलसी, ये, हाँ हाँ, अलसी का आप 1-1 चम्मच रेगुलर लो, चाहे रोटी में गेहूं में डाल के उसको पीस लो तो अच्छा वह रोटी में भी मिक्स हो जाती है। या अलसी की बर्फी बना लो, तो रोज एक बर्फी खाओ 20-30 ग्राम की, 10-20 ग्राम की, तो वो अच्छी अच्छा मात्रा में जाएगा। और मेथी अच्छा। दाने के भी लड्डू बना लो, 4 महीने ले लो हाँ अभी। हाँ हाँ, वो तो ले रही हूँ मैं पंडित जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और माँ योगराज गूगल की गोली लूं क्या? हाँ, वो तो औषधि हो गई फिर। बाकी अपन हाँ तो मुख्य रूप से बिना औषधि के लिए हाँ, बैठे बिना हैं। औषध, हाँ, इसलिए मैं एक्सरसाइज वगैरह तो करती हूँ, बस लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन थोड़ी तकलीफ है जो। हो जाएगा सही। जैसे जैसे आप हाँ एक्सरसाइज और ये मूवमेंट्स वगैरह करेंगे उससे हाँ। आपको बहुत अच्छे से फायदा आएगा। अब ये जैन वीरा, हाँ, पंडित जी एक प्रश्न है और, बोलो बोलो। एसिडिटी के लिए क्या लें? एसिडिटी के लिए सौंफ जीरा सेक करके लो, बहुत अच्छा काम करता है। सौंफ और और जीरा इसके से। सिवाय जिसको जलन वगैरह ज्यादा रहती तो उसको हम सौंफ जीरा के साथ धनिया बिना सेके, धनिया को बिना सेके प्रयोग करना है और अच्छा सौंफ जीरा को सेक करके प्रयोग करना है। उसी में अच्छा फिर अगर ज्यादा ही जलन रहती है तो हम बोलते हैं कि अपनी ये देसी खांड या फिर मतलब ब्राउन शुगर वह उसमें मिला के ले सकते हैं। अच्छा। धन्यवाद पंडित जी। 70 इयर्स ओल्ड हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपकी आवाज से तो आप 70 की नहीं लग रही हैं। हाँ नहीं लग रही, हाँ, बहुत अच्छी खुशी की बात क्योंकि है। हमको तो यहाँ गुरुदेव का वो मिल रहा है ना। वाह वाह, इसलिए मैंने आपको देखते ही पहले सोनगढ़ की याद आते ही मैंने हाथ जोड़े कि भाई हमें गुरुदेव जी का स्मरण आपने कराया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जैन वीरा, धन्यवाद। हाँ, जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, पूछिए। पंडित जी, मुझे खाना खाने के बाद जलन होती है पेट में। जब तक खाना नहीं खाओगे जब तक नहीं होती, और खाना खाने के बाद जलन होती है। कब से हो रहा है ऐसा? 1 या 2 साल से तो हो रहा है। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कोलारस से, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा अच्छा, देखो जलन होती है मतलब आपके पित्त की तासीर है, जो अपन ने आज वो किया ना, डिस्कशन किया, चर्चा की। तो इसमें देखो आपको पित्त वर्धक चीजों से बचना है विशेष रूप से। तो ये गरम चीजें जितनी भी है, मिर्च मसाले तली हुई चीजें, ये सब आपको पित्त वर्धक होते हैं। आपको अधिक से अधिक पित्त के शमन के लिए ये मीठी चीजों का सेवन करना है। जैसे हम आपको रिकमेंड करेंगे कि भाई जैसे दूध है तो वह अगर उसको विधिवत फाड़ते हैं तो दोष नहीं रहेगा, और वह छेने के रसगुल्ले वगैरह लो। अगर आपको दूध से भी गैस एसिडिटी बनती है तो उसको आप ठंडा करके लेंगे तो वो काम करेगा। इसके सिवाय फिर आप सौंफ और ये जो अपना खांड है इसको भोजन के बाद रेगुलर लो, ज्यादा मात्रा में। प्राय लोग क्या है कि 1 चम्मच आधा चम्मच लेते हैं, आपको जिनको तकलीफ है
उनको 1.5 2 चम्मच तक लेनी चाहिए, 3 चम्मच भी ले सकते हैं। तो वह लंबे समय में सौंफ है, धनिया है और उसमें बूरा या ये देसी खांड मिला लो, तो इससे आपको बहुत सुंदर असर मिल जाएगा, जलन बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह से ये बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, अब और किसको भाई अनम्यूट करो। भाई साहब अनम्यूट है हेमलता जी। हाँ, हेमलता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय पंडित जिनेन्द्र। साहब, हाँ जय जिनेन्द्र। मैं मतलब ये ब्यूटी सबके तो अधिकतर कम होता है, और जिसके ज्यादा हो जाता है उसको क्या करना चाहिए और उससे क्या खराबी हो सकती है? क्या प्रश्न क्या था? जिसके ब्यूटेल ज्यादा हो जाता है उससे कोई खराबी होती है क्या, और उसके लिए क्या उपचार करें कम करने के क्या लिए? क्या ज्यादा हो जाता है? ब्यूटेल ब्यूटेल। B12 ज्यादा हो गया? हाँ, अरे कितना हो गया? 2000। अरे ये ऐसे कैसे हो गया? ये तो पता नहीं, 3 बार चेक कर ले, 3-4 बार 2 आ रहा है, 2000 आ रहा है। तो इससे कोई अंकुर, खराबी तो नहीं होगी आगे जाके? तकलीफ तो नहीं हो रही ना आपको कोई? नहीं, मुझे तो नहीं हो रही, दर्द में कमी है मेरे। बस तो फिर अब कोई टेंशन नहीं है तो आपको। नहीं तो फिर इसके लिए क्या करूं, मतलब क्या चीज नहीं खाऊं जिससे फिर बड़े नहीं हो? यही जो मैंने आपको बताई ना, सब फलियां वगैरह, ये प्रोटीन वाली चीजें थोड़ी कम खाओ तो B12 कम हो जाएगा। लेकिन इससे कोई ऐसा कभी सुना नहीं गया कि B12 बढ़ने से तकलीफ बढ़ जाती है मैंने करके। 4 बार चेक करवा लिया, हाँ, ज्यादा ही ज्यादा आ रहा है मतलब। अच्छा चलो, पहले एक पेशेंट मिले आप जिनका B12 भी कभी ज्यादा हाँ, आया। पर ये सर्वाइकल का दर्द और ये डिस्क का दर्द तो है मेरे। अच्छा, सर्वाइकल ये के लिए तो एक्सरसाइज सबसे अच्छा अच्छा उपाय एक्सरसाइज है। दूसरा अच्छा, मैंने जैसे बताया, अगर विटामिन डी सही है क्या आपका? हाँ सही है। हाँ, तो फिर तो जल्दी एक्सरसाइज से ही सही हो जाएगा फिर आपका। मेरे तो सब चीजें सही है, बहुत अच्छा, मजबूत हैं आप। अच्छा, बहुत खुशी की सभी बात है। चीजें बढ़ी हुई हाँ। आ रही है मेरे, हाँ, सभी चीजें बढ़ी हुई आ रही है। अच्छा ऐसा दिखाया है। कितनी हाँ, उम्र है आपकी? 62। 62 वर्ष की। 62। तकलीफ कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, और तो नहीं है, ये सर्वाइकल का डिस्क का बस, ये दर्द। हाँ, तो ये सर्वाइकल का एक्सरसाइज से चला जाएगा। और ये अच्छा बहुत बड़ा आपने अच्छी बात बताई कि देखो, आंकड़ों के जाल में हम उलझ जाते हैं बहुत बार। मेरे अच्छा पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनका थायराइड 500 होता है, वो आता है TSH, और तकलीफ के नाम पे कुछ भी नहीं है, और फिर हाँ डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोले 500। हाँ कहाँ, वो 5.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो उस दहशत में बीमार जैसे फील करते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा उदाहरण है कि इतने हाँ। सारे सब एक्स्ट्रा हैं आपके पास में, और बिल्कुल तकलीफ भी नहीं है। ये क्या हुआ था, मैंने गिलोई की गोलियां ली थी, पहले बहुत दर्द रहता था ना, तो हम्म। उसके लिए किसी ने बताई थी कि ये गिलोई की गोलियां ले लो आप। हाँ, तो वो गिलोई की गोलियां ले ली थी मैंने लंबे टाइम तक। अच्छा, तो उससे तो ये सब चीजें अच्छी हो गई। शायद उससे हो गया हो मतलब। हाँ, ऐसा तो नहीं है वैसे, हमारी गिलोय ऐसा साइड इफेक्ट नहीं करती। नहीं लेकिन करती। मैं तो बहुत बार, अपना एक विषय आएगा आगे, आपको उसमें अच्छा बताएंगे आंकड़ों का माया जाल। ये अपना लेक्चर परसों आएगा, कि जिसमें हम अच्छा। थायराइड के रेशो के बारे में, डायबिटीज की ये रीडिंग जो है, BP के बारे में, इसके बस बारे में चर्चा करेंगे। मतलब हल्का फुल्का बीपी रहता है तो उसके लिए एक गोली सुबह लेती हूँ मैं, टेलीवास AM। BP रहने लग गया? आप टेलीवास AM काफी टाइम से रह रहा है, बस वो एक गोली सुबह लेती हूँ, फिर नॉर्मल रहती हूँ मैं। हाँ, नहीं, वो भी आप बंद कर सकते हैं अगर रेगुलर मॉनिटर करेंगे, और उचित हाँ रूप से हम अपन BP के ऊपर भी चर्चा करेंगे, वो सुनना अच्छा। आप उस समय और बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, अनिल जी, कौन पूछना चाह रहे हैं? अनिल जैन। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए अनिल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई से, हाँ जवेरी बोलिए। बाजार मुंबई। हाँ बोलिए बोलिए। मेरे को सर्दी और खांसी बहुत रहती है, सर्दी ज्यादा रहती है, हर मौसम चेंज हो जाता है वैसे ही सर्दी हो जाती है, कुछ बिल्कुल भी ये। जैसे हाँ, धुएं हुआ कि, और पेट भी साफ नहीं होता। अच्छा अच्छा, देखो इसमें क्या है कि ये एक रोग प्रतिकार क्षमता या रेसिस्टेंस, जिन साधारण सिचुएशन में सबको सर्दी जुकाम नहीं हो रही और अपने को हो जाती है, तो ये एक विशिष्ट प्रकार की अपनी कमजोरी है। हाँ, तो इस कमजोरी के लिए हम आपको जैसे बताते हैं, सौंठ, गुड़, काली मिर्च और हल्दी। हाँ, अब अनम्यूट हो जाओ, वो म्यूट हो जाओ एक बार, आवाज पीछे से और आ रही साथ में। तो इसमें जो सौंठ, गुड़, काली मिर्च और हल्दी का अगर आप गोला बना करके, इसमें रेशो भी मैं बताता हूँ, मेरा वीडियो यूट्यूब पे है इस पे, कि जिनको ऐसी सर्दी जुकाम की टेंडेंसी चलती रहती है, तो वह उनके लिए ये अभी सर्दियों के 4 महीने, सौंठ 1 हिस्सा, हल्दी 2 हिस्सा, गुड़ 5 हिस्सा और काली मिर्च बहुत मामूली 1 आध,
इस तरह से डाल के अगर वो रेगुलर 5 ग्राम का लड्डू या गोला कंचे बराबर ले लेते हैं तो उनके शरीर में रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ती है और कफ बनने की टेंडेंसी बंद होने लगती है। ये अच्छी स्टडी भी है। गुड़ भी आप ओवरऑल ज्यादा लो अभी सर्दियों में तो उससे भी कफ बनना बंद हो जाता है। सुबह खाली पेट उठते ही मतलब सूर्योदय के बाद वह आप जो गुड़ लेंगे और उसके ऊपर थोड़ी देर तक पानी नहीं पिएंगे तो उससे भी वह कफ बनने की टेंडेंसी मतलब जाती है। तो इस तरह से घरेलू नुस्खे आप कर सकते हैं। अपन एक आध प्रश्न और ले पाएंगे और बाद में फिर देखते हैं। हाँ, रुचि जैन कहाँ से बोल रही हैं आप? लो इनको लो भाई। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ बोलिए। मुझे 8-10 दिन से थोड़े से चक्कर जैसे रहते, सिर घूमता है, जैसे लेटने में भी लगता है मुझे और जैसे उठती हूँ तो खाली पेट भी लगता है जैसे। हाँ हाँ हाँ, तो ये पर्टिकुलर गैस एसिडिटी बनती है उसके कारण लग रहा है आपको या कुछ परिवर्तन क्या आया आपके साथ में? वही कुछ समझ में नहीं आ रहा। गैस भी इतनी ज्यादा लगती नहीं है कि गैस बन रही है इस तरह से कुछ अच्छा। मतलब। देखो इसमें फिर हम जनरलाइज एक बता देते हैं कि क्या होता है। बहुत बार ऋतु परिवर्तन, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी होना, मौसम का इम्बैलेंस, अपने डाइजेशन में अगर आप जैसे भूखे रह जा रही हैं या खाने पीने में कुछ हेवी खा लिया है तो उसके कारण परिवर्तन आता है। कोई मन में विकल्प, विचार, टेंशन चलते तो उसके कारण भी ऐसे चक्कर जैसा या भारीपन जैसा लगता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा इलाज ये रहेगा कि आप धनिया है उसको पानी में भिगाओ और उसी में थोड़ा सा अपना ये देसी खांड, अपनी खांड डालो और उसको घोल के दिन में 2 बार पियो। तो अगर गर्मी, खुश्की या पित्त भी होगा तो वह चक्कर आने को रोकने में काम करेगा, तो वह सुरक्षित रहेगा। तो ये सरल उपाय आप जरूर कर ले। अंतिम प्रश्न आप ले लो। हाँ, प्रभा जी से ले लो। प्रभा जैन कहाँ से बोल रही हैं, बताइए। हाँ बोलिए। भैया जी वो ये हल्दी को यदि बिना उबाले सुखाए तो उसमें दोष नहीं होता? हल्दी को चरणानी योग की शैली में देखो बहुत विवाद है भाई। वास्तव में हल्दी हमारे लिए लोगों ने इतनी बता दी कि औषधि और बहुत बेनिफिशियल है करके बताया है, इसलिए लोग उसको छोड़ नहीं पाते हैं। अष्टमी चौदस जरूर हम सब त्याग करते ही। तो खाते हैं बाजार में तो बिना उबाले हाँ देखो इसमें यह है, हल्दी तो वास्तव में ऐसे कच्ची लेकर के सुखा करके बनाने में दोष तो पूरा ही है। अपन छोड़ नहीं पा रहे तो वो जो प्रक्रिया उसकी बहुत से उबाल के करते हैं, बहुत से किस तरह करते हैं वो हमारे ज्ञान में नहीं है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई हल्दी को हमें धीरे धीरे छोड़ने का ही अभ्यास करना चाहिए। और जो ले रहे हैं रेगुलर में तो उसके लिए भाई कच्ची खुद लाना करना और वो प्रक्रिया करना, उसमें अगर राग विशेष ज्यादा हो जाता है तो दोष आ सकता है। और अगर आपका ये है कि भाई बाजार में तो कैसे करते हैं कुछ पता नहीं और इस रूप में आप अगर कर रहे हैं तो स्वयं के विवेक से उसको आप करके और उसको आप स्वयं अपना निर्णय करें। उस संबंध में मैं तो यही कहूंगा कि हल्दी नहीं लेना ही उचित रहेगा। अपना समय हो गया है और सबको अभी भोजन की भी व्यवस्था करनी है तो उबालते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रही? मालूम चला है कि उबालते हैं, उबाले बिना नहीं सोचते। अच्छा, हाँ तो मेरी जानकारी में नहीं है इसलिए मैं आपके इस पे कुछ बोल नहीं पाता हूँ। ठीक है, अभी का सत्र अपन यहाँ पूरा करते हैं। जिनवाणी माता की जय हो। जय।